जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी का ये सेशन हमारे उत्तराखंड का होने वाला है और उत्तराखंड के अंदर अभी जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को विदित है, पता ही होगा कि आप लोगों का टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होता था और जिसके अंतर्गत आप लोगों से 20 प्रश्न डेली उत्तराखंड के पूछे जाते थे और जो भी आपका वीडियो का एक जो सिलेबस था उसकी एक यूनिट हमने पिछले हफ्ते कंप्लीट कर ली थी। तो उसी के अंतर्गत जितने भी वो प्रश्न मेरे द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक रिवीजन समझे आप लोग, ठीक है। और एक पूरी तरीके के ये पीपीटी भी मिलेगी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये आप लोगों को देखना है, पढ़ना है इसको और ट्रिक के माध्यम से भी इन प्रश्नों को हम अपने एग्जाम के लिए श्योर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ देखें हम पूरे पिछले टेस्टों का नज़ारा। आज होगा उत्तराखंड के ललन टॉप प्रश्नों का भंडारा। एक लाइन है आप लोगों के लिए, फनी लाइन बनाई मैंने, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल इस क्लास में बने रहना है, पूरा देखना है आप लोगों ने इसे, ठीक है। और जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, आपके स्टूडेंट, आपके जो भी भाई हैं, बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूके पीएससी का जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, तो उन सभी के लिए जो भी ये सफलता सीरीज मेरे द्वारा लगातार चलाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से सीधे टपकेंगे प्रश्न आपकी परीक्षा में, ये भी लिखा है। और 40 प्रश्नों का जो आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, उसका हम यहाँ पर मामला फिट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सबसे पहले जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था उसके अंतर्गत के हम यहाँ पर पहले टेस्ट के जो उत्तराखंड का है उसके टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारे उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार, पर्वत एवं चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या के बारे में। तो अब आप लोग देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वो सीधा है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है टोटल वो है 53,483, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, निमोनिक बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, उत्तराखंड का। जो उत्तराखंड का पहला ही अक्षर है ऊ, ठीक है, वो आप लोगों को किस तरीके से दिख रहा है, पूरे 3 के शेप में दिख रखा है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 3 जिन, वैसे तो ये आपका रटिफिकेशन होगा इतना मुझे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप लोगों ने इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको और जगह इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर फिर देखेंगे तो ऊ से यहाँ पर क्या है, 2 बार, यानी कि 2 बार क्या आ रखा है, ऊ की शेप का क्या आ रखा है, 3 आ रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो 53,483। और ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, जरूर ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, आप लोग जब भी निमोनिक के माध्यम से पढ़ते हो, जब भी इस तरीके की ट्रिक का यूज करके करते हो, तो आपको प्रश्न आते हैं एग्जाम में, होता क्या है कि हम लोगों को जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हम उसे सस्पेंस के चक्कर के, यार ये होगा कि ये होगा, कंफ्यूजन के चक्कर से उसे गलत करके आते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने जो हमने एक बार पढ़ लिया, उसमें ट्रिक का यूज करके, उसमें निमोनिक का यूज करके उसे अच्छे से देख लिया होता है, तो फिर हमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है आप लोगों ने, ठीक है। बाकी ऑप्शन किसी काम के नहीं, जहाँ पे काम के होंगे वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ठीक है। यानी कि आप देखो, राज्य की किस लंबाई की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण नहीं कर रहा है बल्कि पूरब से पश्चिम कर रहा है। तो जो राज्य की पूरब से पश्चिम लंबाई है, ठीक है, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, जो ये पूरी लंबाई है हमारे राज्य उत्तराखंड की, वो कितनी है, 358 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 358 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि राज्य के उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई पूछ रहा है, यानी कि सीधा हम माने तो, यानी कि उत्तरकाशी से लेकर उधम सिंह नगर तक की बात हो रही है, तो 320 है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है, 320 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर लूँ, ठीक है, जो प्रश्न बन सकता है, राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, और आपका दक्षिणी जिला कौन सा है। उत्तरी जिला जब भी आपसे पूछा जाता है तो उत्तरी जिला है आपका कौन सा, उत्तरी जिला होगा आपका उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर।
आपसे पूछा जाता है कि आपका पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला है आपका देहरादून और पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, बस इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखिए बहुत टाइम से अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति से पहले यहाँ से बहुत प्रश्न बनते थे, लेकिन बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। तो राज्य की अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांश विस्तार जो है वो कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर कितना है आपका 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है, अब देखिए जब आप लोगों को इनका टेस्ट लिया होगा ना मैंने, तो बहुत सारा लगे होंगे आप लोगों को प्रश्न, क्योंकि सिंपल आपको इनमें क्या करना था, एलिमिनेट करना था और आप लोग आसानी से थोड़ा सा आप अपने उत्तर तक जा रहे थे। लेकिन कहीं आप ये नहीं सीधा आपने देखा प्रश्न, आप देख ही नहीं रहे, सीधा आप लोग सीधा लगा लिया कि हाँ यार ये सही। आपके लिए ये जरूरी जो इन 4 ऑप्शन में जो ये कंटेंट दिया गया है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज़ को कवर कर रहा है आप लोगों की। तो यहाँ पे अक्षांश विस्तार कितना है, 28 डिग्री कितना, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। जबकि बात करें हम देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है। ठीक है, चलिए यानी कि दोनों युग्म क्या होंगे इसमें सही होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, ये तो स्थिति की बात की है, लेकिन विस्तार कितना है, मतलब कितना अक्षांश, कितने अक्षांश का विस्तार है और कितना देशांतर का विस्तार है। तो अक्षांश विस्तार है दो कितना 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो दोनों युग्म क्या होंगे इसमें सत्य होंगे। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना भाई, कुछ भी ट्रिक बनाओ लेकिन इनको एक चीज आप 5 प्रश्न पढ़ो पर उनको बिल्कुल क्लियर कर दो। ये कंफ्यूजन वाला गेम नहीं रहना चाहिए भाई दिमाग में। ठीक है, नैया डूब जाती इसमें। आगे देखिए, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 600 किलोमीटर है। कितनी आपको ध्यान रखनी है, 625 किलोमीटर भाई, कितना है 625 किलोमीटर है। राज्य से लगी चीन सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 350 किलोमीटर है। ठीक है, 350 किलोमीटर है राज्य से चीन की सीमा की कुल लंबाई। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए, राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई कितनी है, वो 300 किलोमीटर। अब देखिए मैंने आप लोगों को जैसे जो निमोनिक बताया है उन चीज़ों को जरूर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, उसमें आप लोग कोई वो नहीं करोगे। अगर आप लोगों को बेहतर रिविजन वो करना है, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो तब बढ़िया तरीका है वो लगे रहो 3-4 साल तक याद करते रहो ऐसे। ठीक है, वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से कि एक बार आप पढ़ो और उसको बिल्कुल ऐसा बना लो कि पानी बना लो और देन उसकी प्रैक्टिस करो। चलिए आगे देखिए, राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, 275 किलोमीटर है। ठीक है, 275 किलोमीटर है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर आप लोग, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, चाइना लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ तिब्बत लिख रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका नेपाल। अब देखिए चाइना से कितना लगी है लंबाई, चाइना से लगी है आपकी कितनी, 350 किलोमीटर। कितनी लगी है सीमा हमारी, 350 किलोमीटर। आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उससे कितनी लगी है, 300। अब तो आपको पता ही होगा कि तिब्बत जो है वो किसके अंडर में है, चाइना के अंदर में है। ठीक है, और जो आपका ये इससे कितनी लगी है, 275 लगी। कितनी लगी है, 275 लगी हुई है। बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बस क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आप लोग देखिए, राज्य की देश में स्थिति क्या है, पूरब पश्चिम है। ठीक है, तो इसको आप कभी भी क्या है, उत्तर पूर्व पश्चिम है। क्या है, राज्य की देश में स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है। अब उत्तर पश्चिम कैसे है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक हल्का सा, ठीक है, हल्का सा क्या करूँ, मैप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर ड्रॉ होता है, ठीक है, इस शेप में देख लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी बन रहा है। तो देखिए, अगर हम जो हमारी क्या है, जो आपके मिर्ज़ापुर से गुजरती है, कौन सी आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो क्या आती है, यूपी नैनी से गुजरती है। तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, भारत को पूरब और पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में डिवाइड करने का काम करती है। अब देखिए जो हमारी अब इधर वाला जो एरिया होगा वो किस में होगा,
वो होगा आपके किस में, पश्चिम में, और इधर वाला जो एरिया होगा वो किस में होगा, पूरब में। तो जो हमारा उत्तराखंड है ना वो किस साइड पड़ता है, इधर पड़ता है, ठीक है। इस जो ये आपकी मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, इसके किस साइड पड़ता है, आपके दाईं साइड पड़ता है, यानी पश्चिम की ओर पड़ता है। तो अब देखिए हम तो वैसे जो हम किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तर तो ठीक है, लेकिन किस में आते हैं, पश्चिम साइड आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका क्या है, जो आपका उत्तराखंड है ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। चलिए आगे देखिए, राज्य के देश के संदर्भ में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 1.69% है। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला देखिए आप लोग, राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से देखना है। 46,035 वर्ग किमी तो है आपका पर्वतीय भाग, और यहीं पर मैंने बताया आपको मैदानी भाग कितना है, 7,448 है। दोनों को आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करना है। चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग, राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय और मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल मोस्ट मान लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है, तो वो है 86.07, और पूछा जाता है कि मैदानी भाग का परसेंट कितना है, तो वो है 13.93%। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतना ऐसा मुझे विश्वास है। आगे देखिए, राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग कैसे कैसे हैं क्रमशः, तो वो कितना है, जो गढ़वाल मंडल का भाग है वो है 60% के लगभग, 60.67%, और कुमाऊं मंडल का भाग है 39.33%। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं राज्य के, ठीक है। वो कौन कौन से, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो रखा है, अच्छे से नहीं लिखा गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, ठीक है, हैं, तो कौन कौन से हैं आपके, चमोली है, ठीक है, उत्तरकाशी है, और पिथौरागढ़ है, और पौड़ी है। सबका आपको पता होना चाहिए। चमोली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, सी करके लिखोगे। चमोली का क्षेत्रफल है 8,030, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है, बड़ा कौन है, चमोली है कि आपका उत्तरकाशी है, तो बड़ा है भाई आपका चमोली, ठीक है, 8,030 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा है आपका उत्तरकाशी, इसका है 8,016, कितना है, 8,016 है। उसके बाद है पिथौरागढ़ का कितना है, 7090, ठीक है, 7,090 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद आता है पौड़ी, ठीक है, और पौड़ी का है 5,329 है कि 39 है, ऐसी कुछ है, ठीक है, 5,329 है शायद, ठीक है। देख लेना आप लोग, थोड़ा इसका पौड़ी का कंफर्म कर लेना आप। चलिए ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले होंगे, यहीं पर मैंने क्या बताया है, जैसे आपका चंपावत सबसे छोटा है, फिर रुद्रप्रयाग है, ठीक है, बागेश्वर है, फिर इसका चंपावत कैसा है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। इसका आपका जो आपका ये है रुद्रप्रयाग है, इसका कितना है, इसका लगभग है आपका 1984, ठीक है। फिर बागेश्वर का है 2390 के आसपास है इसका, ठीक है। तो हरिद्वार का मुझे रिमेम्बर नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं हरिद्वार का कितना है, बुक। इन सबको आप क्या करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इन जो भी ये चीज़ें हैं इनको याद करना आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बनने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो हरिद्वार का देख लेना आप लोग थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा क्रम सही नहीं है, ठीक है। कौन सा क्रम सही नहीं है, तो कौन सा क्रम सही नहीं होगा, देखिए आप लोग, 8,030 बिल्कुल चमोली का है। आप देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी का जो है वो 8,024 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, 8,030 किलोमीटर स्क्वायर होता है। पिथौरागढ़ का 7,090 है, मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर ये बिल्कुल सही डाटा है, ठीक है। पौड़ी का कितना है, पौड़ी का 5,329 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगला देखिए आप, चंपावत का 1766 बिल्कुल सही है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का 1980 नहीं होता भाई, 1984 होता है। उसके बाद आप देखिए बागेश्वर का 2246 है, ठीक है, कितना है, 2246 है। और हरिद्वार का कितना है, 2360 है, ठीक है। बागेश्वर बा से आ रहा है ना साउंड, 22, ठीक है।
और बागेश्वर का कितना है 22, एक और कर लेना उसके साथ 23, और 23 गुना होता है 46, ठीक है। और हरिद्वार का कितना है 23, 60, ये आपको अच्छा नंबर है, याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाला जिला नहीं है। तो अब देखिए सीमा स्पर्श होती है केवल दो, किन 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 से होती है, एक चाइना हो गया, दूसरा नेपाल हो गया, ठीक है। भारत की वो जो हमारा उत्तराखंड है चाइना के साथ और नेपाल के साथ, तो मैंने दोनों के लिए आपको ट्रिक बताई है। एक है चाइना का सीपीयू, ठीक है, चाइना बनाता ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सीपीयू है चाइना का, वो बिल्कुल खराब ही रहता है। और नेपाल का भी क्या है सीपीयू है, वो भी बहुत खराब रहता है। तो देखिए सीपीयू यानी कि आपका नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल के सीपीयू में कौन कौन आते हैं। सीपीयू में आता है चंपावत, ठीक है, दूसरा आता है आपका पिथौरागढ़, और तीसरा आता है उधम सिंह नगर, ठीक है। चीन, अब यानी कि यहाँ पे कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है नैनीताल। सही आंसर क्या हो जाएगा नैनीताल। चीन को स्पर्श करने वाला जिला नहीं है, तो चीन को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा नहीं है, पिथौरागढ़ करता है, सीपीयू वाली ट्रिक है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, लेकिन कौन नहीं करता है, टिहरी नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, तो है आपका पिथौरागढ़। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो ये है आपका पौड़ी। राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है। आंतरिक जिले का मतलब होता है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिसकी क्या होती है, जिस जिले की सीमा ना तो किसी देश के साथ लगती है ना किसी राज्य के साथ लगती है, उसे बोलते हैं लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आंतरिक जिला। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या होंगे, यहाँ पर सत्य होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पर्वत एवं चोटियों के बारे में। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियों का युग्म, 4 चोटियों का सही युग्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक 4 चोटियां हैं, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उत्तराखंड की, तो उसमें देखिए नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो है पश्चिम वाली, उसकी कितनी है 7,817 मीटर। इसको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना, कितना है 7,817 मीटर है, ठीक है। कामेट का 7,776 नहीं होता, 7,756 मीटर है, ठीक है, कामेट का। ये क्वेश्चन आबकारी में पूछा भी गया, तो यहाँ पर सही युग्म क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नंदा देवी पूर्वी की है 7,434 मीटर, ठीक है, और माणा की है 7,272 मीटर, ठीक है। अब देखो परीक्षावाणी देखोगे तो उसमें एक अलग से कॉलम बना है, तो सारे आते हैं भाई, पर्वतों से, तालों से, यहाँ से एक एक प्रश्न बनता है, सब जगह से, हिमनद से, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से कम 8 12 15 क्वेश्चन दिखते हैं आप लोगों को, तो उनको बढ़िया से, ठीक है, रट लो, रटाफिकेशन कर लो उनका, कुछ भी करो, ट्रिक से करो, पर याद करो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हाल ही कल ही पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसी में ही हाइट वाला पूछ लिया था, हाथी पर्वत कहाँ है पूछ लिया था, ठीक है। तो पर्वत से कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं, तैयार रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, सही युग्म की पहचान कीजिए, तो इसमें क्या है, भागीरथी की 6,856 मीटर है, बंदरपूंछ की 6,315 मीटर है, ठीक है, और गंगोत्री का 6,672 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, ये 6, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि इसमें क्या है, जो ये 24वां है, इसमें जो बंदरपूंछ वाला सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बंदरपूंछ वाला कितनी है इसकी हाइट है 6,320, ठीक है, ये मैंने ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, देख लेना आप लोग इसको, 6,320 है आपका कौन सा बंदरपूंछ वाला, ठीक है। क्या बताया था मैंने इसके अंदर आप लोगों को, इसमें मैंने आपको बताया था कि 6,000 का उद्धार है उत्तरकाशी वालों का, और बंदरों को क्या खिलाया, 320 रुपए का केला खिलाया, इस तरीके से मैंने याद कराया था आप लोगों को, देख लेना आप लोग, ठीक है। यही है इसका सही आंसर, बंदरपूंछ। सभी सही नहीं सही है, ये गलत होगा, ठीक है। चलिए, फूलों की घाटी स्थित है, तो ये क्या है, बृहद हिमालय में स्थित है, तो ये इंक्लूड है यहाँ पर आंसर सीट भी, खैर देख लेना आप लोग। चलिए, सही युग्म की पहचान कीजिए, काली नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 252 किलोमीटर है, भागीरथी नदी की 205 किलोमीटर है, और अलकनंदा की बहुत कितनी है 195 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सारे कथन। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ठीक है, तो ये किया जाता है 4 नवंबर, ठीक है, नवंबर 2008 को। कैसे याद रखोगे, क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, 2008 आप लोग रखना याद, ठीक है, 2008 नवंबर, ठीक है। नवंबर को कैसे पकड़ना है, राष्ट्रीय नदी, नदी का ना पकड़ना है, ठीक है,
नवंबर हो गया, ठीक है। इसको कैसे पकड़ना है, इस पूरे कैलकुलेट कैसे करना है, 4 गुना होता है 8, ठीक है, 4 गुना 2 गुना 8। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अपने माइंड में क्लिक रखनी है चीज़ें कि कब होता है, कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है, 4 नवंबर 2008 को। इस तरीके से देगा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन, तो वहाँ पे 2008 रहता है, डेट रहती है, इसलिए डेट याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भिलंगना नदी का भिलंगना नदी जो है वो कहाँ से निकलती, तो ये निकलती है बाबा आपके खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है। चलिए, सही युग्म की पहचान कीजिए। यमुना नदी जो है ये बंदर पूंछ से निकलती है, यमुनोत्री कांठे से, ठीक है। सुपिन नदी ये निकलती है बंदर पूंछ से, और इसी की बहन है एक सुपिन नदी की बहन है रुपिन नदी, ठीक है, वो निकलती है डोडरा क्वार आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, रूपवान कहाँ के होते हैं, हिमाचल के होते हैं, गोरे चिट्टे लोग, तो वहां से निकलती है रुपिन, और सुपिन निकलती है बंदरपूछ स्वर्गारोहिणी हिमनद से, ठीक है। चलिए, त्यूनी में किन नदियों का संगम है, तो वो है पवार और टोंस का। भागीरथी का आपको पता है, गोमुख है, सभी सही होंगे, ठीक है। चलिए, त्यूनी में किन किन नदियों का संगम होता है, तो पवार और टोंस का होता है, ठीक है। सही युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। यमुना नदी की 136 किलोमीटर है, टोंस नदी की 148 किलोमीटर है, गंगा नदी की 96 किलोमीटर है। सभी युग्म क्या है भाई, सत्य है। पुरोला घाटी को किस नदी का वरदान कहा जाता है, कमला नदी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मौसी रहती है मेरी कमला, कहाँ, पुरोला में, ठीक है, याद कर लिया कमला नदी। जब स्टार्टिंग में था, अब तो खैर रट्टाफिकेशन हो गया है, शुरू शुरू में होता है ना, याद करने में बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो हमारी एक मौसी है कमला मौसी, वो रहती है पुरोला में, हमने याद कर लिया, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप लोग ऐसे, आज सारे रिश्तेदार भाई बंद यहाँ ही काम आने आपके उत्तराखंड में। चलिए, कालसी के पास किन दो नदियों का संगम होता है, तो के कालसी के पास होता है यमुना और टोंस का, ठीक है। कालसी के पास किसका संगम होता है, यमुना और टोंस का संगम होता है। चलिए, अगला देखिए, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी किस नदी की है, तो वो है टोंस नदी की, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और कंफ्यूजन बनेगा तो घाटी का टा और टोंस का टा उठा लेना, बात खत्म। भैरव घाटी, ये बाबा ये देखो, जिसने भाई ने पढ़ा होगा, जिस बहन ने पढ़ा होगा ना कल, ठीक है, तो उसका काम तो बन गया होगा। यही क्वेश्चन आया था डिक्टो, देख लो भाई। भैरव घाटी, ठीक है, भैरव घाटी के पास, कि भैरव घाटी लंका, लंका भी बोलते हैं उसको, ठीक है, भैरव घाटी लंका के पास, ठीक है। आया था ना क्वेश्चन, किस नदी का वो मिलता है, ठीक है, किस नदी का संगम होता है, तो है जाड़ गंगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, जानवी भी बोलते हो, ठीक है। बस यहाँ पे ये चेंज था, लंका नहीं था, ठीक है। भैरव घाटी, भैरव घाटी भी कहाँ पड़ती है, लंका, लंकाई वाले रीजन है, वो क्षेत्र है, ठीक है। तो थोड़ा एक दो एक्स्ट्रा नाम भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भैरव घाटी लंका के पास भागीरथी के साथ किस नदी का मिलन होता है, तो वो है आपकी जाड़ गंगा, ठीक है। उत्तरकाशी वालों ने तो कर लिया होगा। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, वो कौन सी है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा है भाई। केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो केशव प्रयाग, ठीक है। देखिए, पंच प्रयाग तो सबको याद रहता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या पूछ देता है, केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो वो होता है आपका अलकनंदा और सरस्वती का। दूसरा क्या पूछता है, सोन प्रयाग का पूछता है, तो सोन प्रयाग में किन किन का होता है, सोन प्रयाग में आपकी वासुकी गंगा हो गई और मंदाकिनी हो गई, ठीक है, याद रखना आप लोग। देखिए, केशव प्रयाग, सरस्वती और भागीरथी का संगम तो बिल्कुल नहीं, अलकनंदा और भागीरथी का तो आपको पता है कहाँ पे होता है, देव प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का विष्णु प्रयाग है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा, धौली मतलब विष्णु के चरण, यहाँ ये भी मेन ट्रिक्स है, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु के चरण, चरण धुलती है, धुलना मतलब विष्णु के चरण धुलती है गंगा, ठीक है। तो अलकनंदा और धौली गंगा। अगला देखिए आप लोग, सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए, नंद प्रयाग जो है, इसमें यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का, यानी कि ये सब सही है। अगला देखिए, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। सूर्य प्रयाग में मिलन होता है किसका, लस्तर नदी और आपकी मंदाकिनी का, ठीक है। और सोन प्रयाग में होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी और सोन नदी का, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, मंदाकिनी को ही बोलते हैं, सोन नदी को ही बोलते हैं आपकी वासुकी नदी, ठीक है। चलिए, पूर्वी नयार की लंबाई कितनी है, ठीक है, 109 किलोमीटर, और पश्चिमी नयार की क्या है, 78 किलोमीटर है। और पश्चिमी रामगंगा, ये पूछ सकता है, इसकी लंबाई है आपका 155 किलोमीटर। और बाकी क्या है, सारे युग्म क्या है, ये बिल्कुल सही है।
आगे देखिए दोस्तों, सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को, ठीक है। गोला नदी, आप लोग ध्यान देना, गोला नदी ये कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है। नंदोर नदी नैनीताल से निकलती है। दापका नदी निकलती है आपका गर्म पानी नैनीताल से, यानी कि सारे विकल्प क्या हैं? सही है। गलत युग्म की पहचान करनी है आप लोग, काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देख लो, काली नदी की, दूसरा यहाँ पे देख लो, काली नदी की लंबाई 352 किलोमीटर है, जो कि बहुत गलत बात है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 252 किलोमीटर है। काली व गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? जोल जीबी नामक स्थान पर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखिए, काली व पूर्वी धौलीगंगा का संगम आपके खेला नामक स्थान पर होता है, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है आपका। आगे देखिए, गलत युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है, बिल्कुल सही बात है। गोरी नदी का, जो गोरी नदी है उसका उद्गम जो है वो मिलम हिमनद से है, ठीक है, मिलम हिमनद से है। अब देखिए कैसे याद कर रहा हूँ, देखो 2 नदियां याद करा लूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। वो आपकी रामगंगा और वो कौन सी, रामगंगा और ये गोरी नदी अभी कराता हूँ, ठीक है। गुंडियाक्टी नदी काली की प्रारंभिक सहायक नदी है, सभी में क्या है? सत्य है। देखो गौरी नदी कहाँ से निकलती है? मिलम। मिलन देखिए, गोरी है ना, गोरी से मिलन कहाँ पर होता है? गोरी से मिलन होता है मिलम हिमनद में, ठीक है। गोरी से मिलन इस तरीके से, यानी गोरी से मिलम, कहीं ना कहीं बन रहा है ना सेंटेंस, ठीक है। तो याद रह जाएगा गोरी से मिलन यानी कि मिलन हिमनद। आपका रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा जो है आपकी वो निकलती है नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। तो रामगंगा करना है और क्या पकड़ना है? नामिक ग्लेशियर पकड़ना है, बाकी खेल खत्म, ठीक है। तो यहाँ की इसके माँ से क्या करना है? रिलेट, इसका माँ करना है रामगंगा नामिक। हाँ तो देखिए आप लोग आगे 18 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ा बीच में काम पड़ गया था मेरे को, इसलिए वीडियो थोड़ा पॉज किया मैंने और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। जो कोसी नदी है हमारी, वो निकलती है धार पानीधार कोसानी से निकलती है। कोसी नदी है जो आपकी, इसकी लंबाई जो है ये है 168 किलोमीटर। अगर हम बात करें, कोसी नदी को ही क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे कथन क्या है? बिल्कुल सही है 19वें प्रश्न में। अगला देखिए, सरयू नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो शरमूल से है, बागेश्वर से आती है। सरयू नदी 146 किलोमीटर बहती है और रामेश्वर तीर्थ जो है आपका वो सरयू और पूर्वी रामगंगा के केंद्र पर है, ठीक है। चलिए, संगम पर है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या होगा? सभी कथन क्या होंगे आपके? बिल्कुल सही होंगे। आगे देखिए, हिमनद से जुड़े प्रश्न हैं। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरा राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो आपका मिलम ग्लेशियर है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, गलत युग्म की पहचान कीजिए आप लोग। बंदरपूछ हिमनद कहाँ है? उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही बात है। चांगथांग हिमनद कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। चतुरंगी हिमनद कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है। लेकिन जो चोराबाड़ी हिमनद है ये आपका रुद्रप्रयाग के अंदर है। अगला देखिए दोस्तों, 23वां प्रश्न है। संतोपत हिमनद आपका चमोली के अंदर है। भागीरथी हिमनद आपका चमोली के अंदर है। दूनागिरी हिमनद आपका चमोली में है। लेकिन हिप बरामक हिमनद आपका टेरी में नहीं है, बल्कि कहां पर है? चमोली में है, ठीक है। तो हिप बरामक। अगला प्रश्न देखिए, काली 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 हिमनद जो है, ठीक है, ये आपका पिथौरागढ़ में है। मैकातोली बागेश्वर में है। मिलम हिमनद, ठीक है, मिलम हिमनद जो है आपका, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है आपका? ये पड़ता है आपका, कहाँ पर पड़ता है आपका? मिलम पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और नामिक है आपका, ये है आपका पिथौरागढ़ में। चलिए आगे देखिए, गलत युग्म की पहचान करनी। हीरामणि हिमनद बिल्कुल पिथौरागढ़ में है। पॉन्टिंग हिमनद बिल्कुल पिथौरागढ़ में है। पिनोरा हिमनद बिल्कुल पिथौरागढ़ में है, ठीक है। लेकिन रालम हिमनद जो है
ये आपका बागेश्वर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। और यही जो रालम हिमनद है, इससे जुड़ा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा था, उसके अगर सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, तो इसमें पूछा गया था कि रालम हिमनद कहाँ पर है, तो वो है पिथौरागढ़ में। ठीक है, सुंदर डुंगी, ठीक है, ये बागेश्वर से जुड़े हुए हिमनद हैं। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। ठीक है, तो बागेश्वर का सारे उसका क्या हो जाता है, निपटारा होता है यहाँ पर। तो ध्यान देना आप लोग, सुंदर डूंगी हिमनद है आपका बागेश्वर में, अच्छी बात है। शुक्राम हिमनद आपका टिहरी में नहीं है, बागेश्वर में है। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। कफनी हिमनद बागेश्वर में है। पिंडारी हिमनद आपका बागेश्वर में पड़ता है इसका ज्यादातर हिस्सा। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रखा है, पिंडारी हिमनद को बागेश्वर में दिखा रखा है। वैसे ये आपका पिथौरागढ़ में भी है, आपका इसका चमोली में भी कुछ हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, चमोली में स्थित हिमनद है तो बर्मा हिमनद, कल्पानी हिमनद, टिप बरामक। ठीक है, हिप बरामक आए तो ये आपका कहाँ पर था। ठीक है, हिप बरामक का जो था आपका, वो आपका चमोली में है, और टिप बरामक भी कहाँ है आपका, चमोली में है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ है, आपके चमोली में है। अगला देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित हिमनद है, सोना हिमनद है, बाल्टी हिमनद है, पांचू हिमनद है, यानी कि सारे के सारे हिमनद कहाँ हैं, आपके पिथौरागढ़ में है। अब देखिए आगे झीलों से जुड़े हुए प्रश्न है हमारे। चंदबाड़ी ताल देहरादून में है। ठीक है, आपका दिव्य सरोवर, ठीक है, दिव्य सरोवर ताल आपका चमोली में नहीं भाई, ये हरिद्वार में। ठीक है, तो आपको किस तरीके से याद रखना है, मेरी एक दोस्त है, ठीक है, दिव्या उसका नाम, तो मैंने क्या लगा, दिव्या कहाँ की है, हरिद्वार की है। तो इसी तरीके से आपकी कोई ना कोई दोस्त होगी दिव्या नाम की, रहती होगी, कभी ना कभी रही होगी हरिद्वार। तो इस तरीके से आप लोग भी कुछ भी करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तड़ाग ताल है। ठीक है, तो तड़ाग ताल आपका कहाँ है, ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, सुरखंडा ताल है आपका बागेश्वर में। चलिए आगे देखिए, गलत युग्म की पहचान करनी है। बिरथी ताल बहुत अच्छा झरना है ये। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है। महेश्वर ताल पिथौरागढ़ में है। देवरिया ताल आपका उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, आपका रुद्रप्रयाग में है। और देवशाड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में। अब देखिए आगे का गेम देखिए आप लोग, गलत युग्म की पहचान कीजिए। गिरिताल कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। द्रोण ताल आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, नचिकेता ताल ये आपका नैनीताल में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में पड़ता। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसमें गलत होगा। नौकुचिया ताल आपका कहाँ पर है, नैनीताल में, ये सही बात है। ठीक है, बिरही ताल आपका चमोली में है। हरीश ताल आपका उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, आपका नैनीताल में है। खुरपा ताल नैनीताल, सुक्का ताल नैनीताल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। रूपकुंड, होमकुंड, हैंडकुंड, संतोपत ताल, ये सारे चमोली में। ठीक है, बेनीताल, लिंगताल, विष्णुताल। ठीक है, ये ही तो बाबा कल के पेपर में आया था। ठीक है, सीधा डिक्टो मिल रहे भाई आप लोगों को प्रश्न, अगर आप लोगों ने इन सीरीज को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो कितने मजे पड़े होंगे आपके कल के पेपर में। तो विष्णु ताल कहाँ है, आपका चमोली में। ठीक है, गोना ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, मणिभद्र ताल, ये आपका कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, वैसे सच बोलूं मेरे पढ़ाए हुए से कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये सारा का सारा जो होता है ये मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बनाए ना मैंने, ये परीक्षा वाणी से, तो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो परीक्षा वाणी को है। ठीक है, बट वो अलग चीज है कि मैंने भी इन चीजों को क्या किया, पीपीटी के माध्यम से बनाया है, आप लोगों तक पहुंचाया है कि पढ़ो भाई इनको। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा वाणी आप पढ़िए, इन चीज को आप जो यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में, इन चीजों को आप लोग देखा करें। सहस्त्र ताल, यम ताल, महासर ताल, बासुकी ताल, विलंग ताल। ठीक है, ये महासर ताल आपका भाई बहनों का ताल बोला जाता है इसको। ठीक है, ये कहाँ है, सारे चमोली में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, आपके टिहरी के अंदर है। टिहरी में मंसूर ताल है आपका, अप्सरा ताल है, ये दोनों ताल कहाँ है, टिहरी में। ठीक है, अगला देखिए, डोडी ताल, लामा ताल, कंचकाड़ी ताल, केदार ताल, ये आपके उत्तरकाशी में है। भ्राषण ताल, रोही साड़ा ताल, देवशाड़ी ताल उत्तरकाशी में। ठीक है, देवरिया ताल, बदानी ताल, शुगदी ताल, चौराबाड़ी, गांधी सरोवर, ये आपके टिहरी में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग के अंदर है। ठीक है, श्याम ताल, झिलमिल ताल, ये कहाँ है, आपके चंपावत में है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल है। गहरा पूछे नौकचे ताल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सबसे गहरा भी सहस्त्र ताल है और सबसे बड़ा भी सहस्त्र ताल है, जो आपके टिहरी के अंदर है। कौन से ताल दो कटोरा, कौन सा ताल आपका कटोरे नुमा है और जिन्हें भाई बहनों का ताल कहा जाता है, वह महासर ताल। ठीक है, चमोली के किस ताल को कंकाली
ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड, और जिसकी खोज दुनिया के सामने जिसको रखा था स्वामी परमानंद ने। ठीक है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस दिखाई देते हैं? तो वो है भाई आपका मंसूर ताल। ठीक है, चलिए अब देखो भाई वन संपदा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, देख लेते हैं इनको। ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को 16वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, उसके अनुसार राज्य का वनाच्छादन कितना है? तो वो है आपका 24,303। ठीक है, इसको बिल्कुल डिजिट को 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी, 24,303, 24,303। सही युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, अति सघन वन कितने हैं? 5,046 वर्ग किमी है। मध्यम सघन वन 12,805 वर्ग किमी है, और खुले वन इतने इतने हैं, जो सभी एक मैंने आप लोग इसमें थोड़ा आप लोग एक चीज देखना। ठीक है, उस जो मैंने आपको डाटा दिया था व्हाट्सएप पे उसको देख लेना आप। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2019 की वन रिपोर्ट का पूरा बताया था, उस मामले में आप लोग इसे जरूर देखना। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत जंगल पर आग का प्रकोप है? तो वो है 11.09% भाग पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आपको क्या करनी है, सही युग्म की क्या करनी है, पहचान करनी है भाई। सरकार द्वारा रिकॉर्डेड वन कितने हैं? 37,999। ठीक है, बीएस नेगी में देखोगे 38,000 दिया गया है। ठीक है, तो लगभग वही है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। सरकार द्वारा घोषित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 71.05% है। राज्य में कुल कितनी वन पंचायतें हैं? तो 12,167 है। कितनी है? 12,167 वन पंचायतें हैं। सभी युग्म क्या है इसमें? सत्य है। सही युग्म की पहचान कीजिए। आरक्षित वन कितने हैं? 26,547 वर्ग किमी है। संरक्षित वन आपके 154 वर्ग किमी है। सिविल एवं सोयस वन क्या है? 9,730 वर्ग किमी है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रबंध की दृष्टि से राज्य में कुल वन है। ठीक है, कुल वन में। ठीक है, तो देखिए आप लोग तो इस कितने हैं वन विभाग? ठीक है, 70.46% है। ठीक है, राजस्व विभाग के अधीन कितने हैं? 13.76% है। वन पंचायत के अधीन कितने हैं? 15.32% है। यानी कि सारे युग्म क्या इसमें सही है। राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? परीक्षावाणी पर थोड़ा सा कम रिलाई करना, 2019 वाली रिपोर्ट देखना जो करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा हूँ सिर्फ क्योंकि वन वाला थोड़ा डाटा उसमें गलत है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पुराना डाटा है उसमें। सबसे ज्यादा कौन है? पौड़ी है। ठीक है, फिर नैनीताल का है, फिर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला पौड़ी है, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी। जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे वो भेजा है, ठीक है, वो आप लोग नेट से भी देख सकते हो, उसे जरूर देखना आप लोग, और उसको अपने वो फोटो चाहे वॉलपेपर बना लेना। ठीक है, 1-2% पक्का टपकेंगे वहां से, इसलिए उसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। अब देखो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या आप थोड़ा जल्दी में बता रहे हो, लेकिन भाई देखो भाई सही में समय बहुत कम है। ठीक है, और कम समय में हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, नवंबर में आप लोगों का वीडियो का एग्जाम है। ठीक है, तो जितना हो सकता है रिवीजन करो। अभी मैं परीक्षा वाणी चलाऊंगा। ठीक है, फिर से चलाऊंगा जीरो से। ठीक है, पीपीटी जितनी हो रखी है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब बुक का पीडीएफ बना के या कुछ भी करके, ठीक है, जीएस मैंने पूरा करवाना है, कंप्यूटर करवाना है। अब देखो कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, आप भी बने रहो साथ में, देखते हैं। तो सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटें हैं, तो टॉन्स पहले नंबर पर है, फिर कोसी है, फिर यमुना है। और राज्य में पौधरोपण नीति लागू कब हुई? 6 जून 2006 को हुई। ठीक है, 6 जून कब होती है? 6 जून 2006 को होती है। एफआरआई की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। यानी कि सही सभी कथन क्या है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मृदा संसाधन से जुड़े प्रश्न है। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में खेती योग्य भूमि मिलती है, कौन सी है? आपकी राज्य सिंचाई तो तालाब। ठीक है, तालाब। ठीक है, सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में खेती योग्य भूमि मिलती है, कौन सी? तालाब। ठीक है, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालू से युक्त होती है? तो वह है बावड़ क्षेत्र की। ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है भीमताल में। पहाड़ी ढालों पर या पहाड़ियों के किनारे पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? तो वो लाल मिट्टी होती है। ठीक है, घास के मैदानों के निचले भागों के वन में मिलती है कौन सी मृदा? उप पर्वतीय मृदा। ठीक है, कौन सी मिलती है? उप पर्वतीय मृदा। देखो अगर आप लोग एक बार आप लोगों ने टेस्ट किया, एक बार आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, 2-3 बार अगर आप लोग देख लोगे ना इनको, तो कितने प्रश्न बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में। तो ये आप लोग एक यूनिट करवाई मैंने अभी पूरे टेस्ट की, जो सिलेबस है,
अभी आगे कराऊंगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। राज्य के भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है, तो वो किया गया है देवभूमि से। किससे किया गया है साथियों, देवभूमि से किया गया है। पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना है नाली और मुट्ठी, यानी कि ये दोनों है, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त इवर्टसन के नेतृत्व में कब हुआ था, तो वो हुआ था 1928 में। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त होता है आपका 1960 से लेकर 1964 के बीच, ठीक है। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 9वां था, जिसे विकेट बंदोबस्त भी कहा गया था। ये बंदोबस्त कब हुआ था, 1863 से 73 तक चला था भाई ये, ठीक है। विकेट बंदोबस्त के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये बांटा गया था 5 भागों में, ठीक है। खेतों को प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं। गांव के मध्य में स्थित भूमि को कहा जाता है, वो कहा जाता है बिचौलिया, ठीक है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से 6.5 तक। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जानी चाहिए, वो प्रतिशत कितना है, वो है 15%। उत्तराखंड में खेती योग्य भूमि कितनी है, 13%। किसका भूमि बंदोबस्त सन 1900 का, सन 80 का, ठीक है, सॉरी, सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है ट्रेल का। किसका है, ट्रेल, आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में सबसे कम कृषि भूमि कहाँ पर है, तो आपका रुद्रप्रयाग है, ठीक है। चलिए, राज्य में गन्नी व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त मिट्टी है, वो है तराई मिट्टी। ना एक नाली के बराबर होता है, कितना होता है, 200 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखो भाई आप लोग, ठीक है। जनसंख्या सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों के। 2011 के अनुसार टोटल कितने, कुल मकान कितने हैं उत्तराखंड के अंदर है, वो है आपके 33,83,410, ठीक है। ग्रामीण मकान कितने हैं, 25,12,569, ठीक है। नगरीय मकान कितने हैं, 87,841, यानी कि सभी युग्म क्या है, सत्य है। राज्य की कुल आबादी कितनी है, 1,86,292 है। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या है, सही युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। पर्वतीय आबादी कितनी है, 64.90% है। मैदानी आबादी 35.10% है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर की राज्य, जो ये तीन हैं, हरिद्वार है जिला, देहरादून है, उधम सिंह नगर, तो अगर हम तीनों की जनसंख्या मिला दे तो ये 51.9% होती है, ठीक है। यानी कि आधी जनसंख्या तो उत्तराखंड की इन 3 जिलों में ही निवास करती है, यानी कि सभी युग्म क्या है, सत्य है भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सही युग्म की आप लोगों को पहचान करनी है। गढ़वाल की आबादी कितनी है, 58.07% है। कुमाऊं की आबादी 40.93% है, यानी कि दोनों युग्म क्या होंगे, इसमें सही होंगे। गलत युग्म की पहचान कीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। पुरुष आबादी कितनी है, 51,37,773 है। महिला आबादी 49,48,519 है, बिल्कुल अच्छी बात है। शिशु आबादी 13,55,814 है, यानी कि कोई भी युग्म क्या नहीं है, गलत नहीं है। प्रतिशत की दृष्टि से गलत युग्म क्या है आपका, यहाँ पर शिशु आबादी जो है ये 14 नहीं बल्कि कितनी है, 16% के आसपास है, ठीक है। 10 का वृद्धि दर ठीक रहे 18.81%। महिला आबादी 49.07%, ठीक है। आपका पुरुष आबादी 50.93%, ये अच्छी बात है, ठीक है। राज्य का औसत जनघनत्व कितना है, 189 है, यानी कि 1 किलोमीटर, यानी कि वह 1 वर्ग किमी में कितने लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में, 189 लोग निवास करते हैं। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो ये भाई 25वां। सही युग्म की पहचान कीजिए। लिंगानुपात 963 है यहाँ का, उत्तराखंड का, और आपका शिशु लिंग अनुपात आपका 890 है। लिंग अनुपात में देश का स्थान 13वां है भाई, और सभी युग्म क्या है, बिल्कुल सत्य है। साक्षरता की दृष्टि से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ से बनने की, प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं रहती है, इसलिए इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ना। साक्षरता हमारी कितनी है, 78.82% है। पुरुष साक्षरता 87% के आसपास है। महिला साक्षरता, ठीक है, 70% के आसपास है। और साक्षरता में राज्य का स्थान कौन सा है देश में, वो 19वां नहीं है, बल्कि कौन सा है,
17वां है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला देखिए आप लोग, गलत युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, ठीक बात है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला राज्य भी कौन सा है, जिला जो है वो उधम सिंह नगर है, बिल्कुल अच्छी बात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, ये आपका आया भी था कल के एग्जाम में। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। अब बताओ भाई, एक यूनिट करवाने पर, ये इसका ध्यान रखना आप लोग थोड़ा पहले। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला वो कौन सा है आपका, ये है आपका कौन सा, ये है आपका हरिद्वार, हरिद्वार है। ठीक है, और बल्कि जो उत्तरकाशी है वो सबसे कम जनघनत्व वाला है। ठीक है, 41 के आसपास है। अब आप लोगों देखो, इतने पर्सन आप लोगों को निकाल लिए और 8-10% आप लोगों को दिख गए अपने एग्जाम में इसी से, उत्तराखंड से। ठीक है, जबकि इसमें कितने भी होंगे तो कितने परसेंट हुए होंगे, अगर मैंने 5-10 टॉपिक भी करवाए होंगे, ये 5-7 टॉपिक कराए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150% हो, 150 में से 10% आपको डिक्टो अपने एग्जाम में दिख गए। बताओ, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून है। ठीक है, उसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुष साक्षरता पूछे रुद्रप्रयाग की ज्यादा है, औसत वाली पूछे देहरादून की, और सर्वाधिक महिला पूछे तो वो भी कहाँ की है, देहरादून की। यानी कि सभी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। सही युग्म की आप लोगों को पहचान करनी है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, पौड़ी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, हरिद्वार है, और सभी युग्म क्या इसमें सही है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला आपका उत्तरकाशी, अच्छी बात है। सबसे कम औसत साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है, उधम सिंह नगर है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून नहीं है, अपना उत्तरकाशी है। देहरादून तो सबसे ज्यादा वाला है। ठीक है, और उत्तरकाशी के बाद आपका पड़ता है टिहरी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है, तो सबसे कम है उत्तरकाशी की, फिर है टिहरी की, फिर है उधम सिंह नगर, और फिर है आपका हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जनपद की है, तो ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, सबसे पुरुष में कम पूछे तो सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, हरिद्वार की है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपका बागेश्वर है। देहरादून का जनघनत्व कितना है, 549 है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितना लोग रहते हैं, आपके रहते हैं 549 लोग। ठीक है, बच्चों का लिंग अनुपात कितना है, 890, यानी कि 1000 लड़कों पे 890 लड़कियां हैं। ठीक है, कहाँ कितना ग्राफ गिर रहा है। ठीक है, चलिए, निम्न में से